स्टार्ट। पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को क्रियान्वित करते आ रहे हैं। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हमें से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई मील के बने कपड़े से प्रतियोगिता है। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती है जितनी कि उसकी मांग रहती है। खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप एक समय के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती से काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता है। उससे काफ़ी समय बेकार रहना होता है। दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती में काम कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि बेकारी का वह समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। ऐसी अवस्था में कोई भी मजदूर का प्रश्न यही होता है कि क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ ना कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य ना हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा कि जिससे उसको बाजार से न खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन कातने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि हम औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है, अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति। इस दृष्टि से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि खादी खाली समय के लिए परिश्रम से प्राप्त की जाएगी। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता, कभी कभी उसे खाली बैठना अच्छा लगता है। परंतु इस सब कठिनाइयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रसार और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन प्रारंभ किया था। पैरा उस समय हमारे देश में प्रशासन से कोई संबंध नहीं था, तब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। जैसा अभी कहा गया है कि आप जिन आयुर्विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग से बहुत बड़ी है और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली है। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। सभी आयुर्वेदिक कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो जहाँ पढ़ते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं। इसी प्रकार उनको साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। जिस संस्थान में जितने अच्छे शिक्षक होंगे उस संस्थान से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। जहाँ जितनी अधिक सुविधा होगी उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। आजकल यह आश्चर्य की बात है कि